नेम प्लेट विवाद को लेकर यह अहम खबर। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब 5 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तराखंड और एमपी की सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दरअसल वक्त की डिमांड की, वक्त मांगा और उसके बाद कोर्ट ने यह तय किया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट विवाद को लेकर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड और एमपी की सरकार के हलफनामे का, उनके जवाब का अभी इंतजार है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। पीयूष, लेकिन यूपी की सरकार ने तो जवाब दाखिल कर दिया है, पता चल पाया है कि क्या कहा गया है? देखिए, यूपी सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, जिसमें एमपी और उत्तराखंड सरकार भी शामिल थी। और उत्तराखंड और एमपी की ओर से 2 सप्ताह का समय मांगा गया। साथ ही जो आवेदक थे उनकी ओर से भी इस मामले में जिरह की गई और उन्होंने रोक हटाने की मांग की। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई बार ये कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उसके तर्क को मान ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर अब 3 हफ्ते बाद जो सोमवार पड़ेगा उसमें सुनवाई करेंगे, यानी कि कांवड़ यात्रा जो है वो पूरी बीत जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि राज्य सरकारों का, यानी कि उत्तराखंड, एमपी और उत्तर प्रदेश, तीनों का यही कहना था कि सिर्फ 3 राज्यों से कांवड़ यात्रा गुजरती है और जो निर्देश जारी किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से वो सभी मामलों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कांवड़ यात्रा के लिए हैं। और जो इंटरवीनर थे, यानी कि आवेदक थे, उनकी ओर से ये कहा गया, जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, दरअसल उनका कहना था कि उन्हें वेज खाना चाहिए और ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए नेम प्लेट का निर्देश जो है वो सही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नेम प्लेट को लेकर के कोई असहमति नहीं है। मसला ये है कि ये बाध्यकारी है और चूंकि सेंट्रल लॉ है तो ऐसी स्थिति में हम इस पर सुनवाई करेंगे। और जल्दी से एक चीज क्लियर कर दीजिए, क्या मध्य प्रदेश की सरकार को 2 हफ्ते तक का वक्त दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए? जी समीर, जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश ने जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि एमपी और उत्तराखंड को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही 2 सप्ताह के बाद जब वो जवाब दाखिल हो जाएगा तब जो याचिकाकर्ता हैं उनको 1 सप्ताह दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में 3 सप्ताह के बाद जो सोमवार पड़ेगा उसमें सुनवाई होगी। और अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार, एमपी और उत्तराखंड को बड़ा झटका लगा है, चूंकि कांवड़ यात्रा को लेकर के ये नेम प्लेट का निर्देश जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक पूरी तरह से सावन के दौरान जारी रहेगी। कांवड़ यात्रा के बहुत बड़ी बात बता रहे हैं इस केस से जुड़ी हुई। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और मामला है सुप्रीम कोर्ट से, एक और बड़ी खबर ये कि केरल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में राज्यपाल पर विधेयकों को लंबे वक्त तक लंबित रखने और सहमति देने से इनकार करने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये कहा गया कि कई बिल को राज्यपाल ने मंजूरी देने के बजाय राष्ट्रपति को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के राज्यपाल सचिवालय और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। और पीयूष के पास एक बार दोबारा चलते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से ही। पीयूष, इस मामले में जवाब क्या देना होगा जो राज्य सरकारों को या सचिवालय को, केंद्र सरकार को जो नोटिस जारी हुआ है, क्या जवाब देने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और केरल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर जो गवर्नर हैं उनके ऑफिस को, यानी कि उनके कार्यालय को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इस मामले में जो केंद्र सरकार है उसको पक्षकार बनाने के लिए ये अनुमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ताओं को। और इस मामले में गृह मंत्रालय को स्वतः नोटिस माना जाएगा जैसे ही इसमें याचिका में एक आवेदन दायर करके वो पक्षकार बना लेंगे केंद्र सरकार को। चूँकि ये पूरे देश का मसला है, इस मामले में चूँकि राष्ट्रपति भी आते हैं, गवर्नर आते हैं
और जो सेंट्रल एक्ट है, संविधान है, उससे जुड़ा हुआ मसला है। यही वजह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया और साथ ही 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अब देखना ये है कि जो पश्चिम बंगाल गवर्नर हैं और केरल के गवर्नर हैं, उनकी ओर से जो बिल पेंडिंग रखे गए हैं या फिर राष्ट्रपति को भेज दिए गए हैं, उसको लेकर के उनकी ओर से क्या जवाब आता है। चूंकि ये मामला तमिलनाडु और तेलंगाना में भी है और उनकी याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि तमिलनाडु की याचिका पर 5 जनवरी को अगले साल सुनवाई होगी, चूंकि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपस में बात करने के लिए कहा था। साथ ही जो तेलंगाना वाला मसला है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, इस मामले पर गवर्नर ऑफिस को और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब देना होगा और उस जवाब में जो प्रावधान है संविधान के, वो स्पष्ट करने होंगे कि गवर्नर की क्या शक्तियां हैं। और इस मामले में जबकि विधेयक लंबित हों, उनके पास अनुशंसा के लिए गए हों, तो ऐसी स्थिति में कब तक वो अपने पास रख सकते हैं, क्या कोई निर्धारित समय है या फिर नहीं है, ये सारे जवाब उनकी ओर से दिए जाएंगे। चलिए ठीक है पीयूष, तो देखना होगा कि क्या जवाब अब दाखिल होता है इस नोटिस के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुई है ममता बनर्जी। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी, ये खबर आ रही है। बैठक में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाऊंगी, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले ये बड़ा बयान, और खास तौर पर जो मुद्दा रहेगा वो ये कि बंगाल के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रविशंकर, हालांकि पहले लगातार एक सस्पेंस बना हुआ था कि क्या ममता बनर्जी पहुंचती हैं या फिर नहीं पहुंचती नीति आयोग की इस बैठक में, लेकिन अब यह कंफर्म हो रहा है। तो किस तरह से क्या बातें ममता बनर्जी की तरफ से रखी जा सकती है, क्या उनकी तरफ से बातें सामने आई हैं अभी तक? देखिए, ममता बनर्जी यहाँ पे सीधा हमला बोला है सुकांत मजुमदार को, जो कि केंद्रीय मंत्री है और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा है कि जब पार्लियामेंट चल रहा है तब केंद्रीय मंत्री ऐसे बांग्ला को दो हिस्सों में डिवाइड करने की बात कैसे कह सकता है। इनके साथ साथ उनका ये भी कहना है, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेके नहीं, बिहार और उधर आसाम को लेके भी ये केंद्र सरकार की सोच है कि ये राज्यों को केंद्र सरकार डिवाइड करना चाहता है। तो इसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाते हुए ममता बनर्जी ने ये कहा, मैं वहाँ पे जाऊँगा क्योंकि केंद्र सरकार जिस कदर हम लोगों को, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है जहां पे दूसरा सरकार है, बीजेपी के नहीं है या तो फिर एनडीए अलायंस के नहीं है, उनके ऊपर जो भेदभाव किए हैं उनका आवाज उठाएंगे। और नीति आयोग का बैठक में वो सिर्फ इसीलिए जा रहा है ताकि उनको अगर कहने दिया जाता है तो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। वहां उन्होंने हेमंत सोरेन का बात किया है और उन्होंने कहा है कि वो भी वहां पे जा रहे हैं। लेकिन पहले ये सोचा जा रहा था इंडिया ब्लॉक में जितने भी सारे मुख्यमंत्री वो नहीं जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी क्योंकि यहाँ पे भेदभाव देख रहे हैं, इसीलिए उनका जाना इंडिया में सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इंडिया में क्या इसको लेके बातचीत हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी के लास्ट मोमेंट जाना और पश्चिम बंगाल के खिलाफ आवाज जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, जो बजट में उनका आरोप है बजट में कुछ नहीं दिया गया या तो फिर पश्चिम बंगाल को यहाँ पे जी बिल्कुल रविशंकर, तो भेदभाव की बात कही जा रही ममता बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल के साथ, और ये मुद्दा नीति आयोग की बैठक में उठाया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मान्यता नहीं दी, कहीं मान्यता मिली है तेरे मेडिकल कॉलेजों को, और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे,
हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ, कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ, मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का, तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा, पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को? 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं। नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। तो यूपी की नौकरशाही में एक जाति का दबदबा है, ये आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली के 5 सुनहरी रोड पर बंगला ऑफर किया गया है। प्रियंका गांधी इस बंगले के मुआयने के लिए पहुंची। राहुल को जो बंगला ऑफर हुआ है वो कैसा है, इसमें खास क्या है, ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा। कुमार विक्रांत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2004 में अमेठी से सांसद बनने के बाद राहुल गांधी लगातार 19 सालों तक 12A तुगलक लेन के बंगले में रहते आए। लेकिन सूरत कोर्ट के फैसले के बाद जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई, उस वक्त राहुल गांधी ने 1 महीने के भीतर वो मकान खाली कर दिया। उसके बाद जब सदस्यता बहाल हुई तब राहुल गांधी को तमाम मकान दिखाए गए, सरकार की ओर से ऑफर किए गए, लेकिन गांधी परिवार ने किसी भी मकान को नहीं लिया। अब जब राहुल गांधी एक बार फिर सांसद बने हैं, रायबरेली से वायनाड उन्होंने छोड़ दिया है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने हैं, तो उनको ये एक बड़ा बंगला 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली 00001 ऑफर किया गया है। प्रियंका गांधी इस बंगले को देखने आई थी, उन्होंने पूरा मुआयना किया है। अभी इंतजार है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार इसको स्वीकार करता है इस ऑफर को या नहीं करता है, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी को कई बंगले दिखाए गए थे, उन्होंने बंगला स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने काफ़ी देर यहाँ बिताई है और जिस तरीके से एक एक कमरे का मुआयना किया है, उसके बाद माना जा रहा है कि शायद राहुल गांधी का नया पता 5 सुनहरी बाग लेन रोड हो सकता है। राहुल गांधी के पड़ोसी के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बगल का जो बंगला है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। इस बंगले में बड़ा सा लॉन है, टाइप 8 का बंगला है। आप देख सकते हैं कि ये अभी रिनोवेट होगा। अगर राहुल गांधी हामी भरते हैं इसको लेने के लिए तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बंगले को ऑफर किया गया है। फिर ये रिनोवेट होगा। राहुल गांधी का नया पता 5 सुनहरी बाग रोड हो सकता है, ऑफर कर दिया गया है। प्रियंका गांधी इसको देख चुकी हैं, राहुल गांधी का स्टाफ भी इसको देखने आ चुका है 2 से 3 बार। ऐसे में दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पड़ोसी होंगे वो, और राहुल गांधी का नया पता होगा 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं बारिश के कहर की देश के कई राज्य इस वक्त आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में हालात सबसे ज्यादा खराब है। लगातार बारिश के बाद कई जिले डूब गए हैं, लेकिन अभी भी राहत के कोई संकेत नहीं। मुंबई और पुणे के लिए आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के कई इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। लोगों के लिए आवाजाही में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। यूपी, एमपी में भी नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा इस वक्त है। इस बीच दिल्ली में बदले मौसम ने लोगों को राहत के साथ
आफत भी दे दी है। आपको बताते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ में 14 लोगों को तटरक्षकों ने बचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। कोस्ट गार्ड का यह हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। अरब सागर के अथाह समुद्र में फंसे लोगों को निकालने में जुटा है। बताया जाता है कि भारतीय तटरक्षकों को खबर मिली कि रायगढ़ के पास अलीबाग में दूर समुद्र के लहरों के बीच एक स्टील कंपनी की टगबोट चट्टान से टकरा गई और फंस गई है। इसकी इंजन में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तटरक्षकों को जहाज में फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद कोस्ट गार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाला। पता चला है कि जहाज के चालक दल समेत 14 लोग मौजूद थे, जिसकी जान खतरे में है। बताया जाता है कि रायगढ़ और आसपास के इलाकों में इन दिनों मौसम बेहद खराब है, जिसकी वजह से GSW की ओर से चलाया जा रहा ये छोटा मालवाहक जहाज जयगढ़ और सालाव के बीच तूफान में फंस गया। ये तस्वीर देखिए, ये वही 14 लोग हैं जिन्हें कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया है। बताया गया है कि समुद्र के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एयरलिफ्ट किया जाना ही एकमात्र उपाय था। बगैर समय गंवाए कोस्ट गार्ड के जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया और हेलीकॉप्टर के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इधर गुजरात के वडोदरा में एक दिन में हुई 35 सेंटीमीटर बारिश के बाद जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू की यह तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की है, जहां राहत और बचाव कर्मी बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को बुला बुलाकर रेस्क्यू कर रहे हैं और उन्हें नाव के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वडोदरा में यह हालात आसमान से बरसी आफत के बाद बने हैं। घर, सोसाइटी, सड़क सब दरिया में तब्दील नजर आ रहे हैं। विश्वामित्री नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में घुस गया है। वडोदरा नगर निगम ने कई आश्रय स्थल बनाए हैं। वहीं ऊपरी इलाकों में बारिश की संभावना को देखते हुए NDRF और SDRF की एक टीम को अलर्ट रखा गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने वडोदरा में स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है। कमातीपुरा, परशुराम, भट्टो समेत निचले इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भरा है। विश्वामित्री नदी में बढ़ते जल स्तर के चलते एहतियातन काला घोड़ा पुल से आवाजाही रोक दी गई है। वहीं पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। विश्वामित्री नदी में बने हालात की वजह से वडोदरा में मगरमच्छों के घुसने का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। प्रशासन लोगों से नदी के पास ना जाने की अपील कर रहा है। इधर गुजरात के तापी में बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। डोसवाला डैम पूरी तरह से भर गया है। दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोगों के सामने घर छोड़ने की नौबत आ गई। सिर पर बेड ले जाने की मजबूरी है। सिर से ऊपर पानी हो जाए उससे पहले लोग घर के बचे सामान ले जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है गुजरात के तापी की, जहां बाढ़ की विनाश लीला बढ़ती जा रही है। सड़कों और ऊंची जगहों पर लोग अपने सामान रख रहे हैं। सड़कों पर कई परिवार खुले में रहने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि तापी के बेघर होने की मजबूरी डोस वाले डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से हुई। देख सकते हैं कि डैम से छोड़ा गया पानी कितनी तेजी से निचले इलाकों में बह रहा है। डैम पानी से लगभग भर गया है और पानी डैम के ऊपर से बह रहा है, जिससे तबाही मची है। लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। तापी जिले के सोनीगढ़ में स्थित डोस वाले डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से पानी मिल्डोला नदी के तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि गंभीरता को देखते हुए बांध के आसपास के 17 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चिंता की बात ये भी है कि डोस वाला डैम 112 साल पुराना है। लगातार बारिश की वजह से इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से 3 बंगले जमींदोज हो गए। ये बिल्डिंग इंपैक्ट में आई है, इसके पुणे की ये तस्वीर है। देख सकते हैं कि इस घर की केवल छत ही नजर आ रही है। यकीन कीजिए, ये आलीशान विला था, कुदरत के एक झटके में मलबे में तब्दील हो गया है। आसपास बने 3 बंगले मिट्टी और मलबे में धंस गए हैं। बिल्डिंग के साथ बताया जाता है कि पुणे में बुधवार की रात से हो रही भारी बारिश की वजह से भारी लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड की चपेट में आए लवासा सिटी के 3 बंगलों में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस के अनुसार दसावे गांव में बने तीनों विला में कुछ लोग केयर टेकर के तौर पर रहते थे। NDRF और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी तलाशी और बचाव में जुटे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पुणे में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत की खबर है। शहर में सिंहगढ़ रोड, बावधन, पानेर और डेक्कन जिमखाना जैसे निचले इलाकों के घरों में पानी भर गया है।
मौसम विभाग ने पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिले के अधिकतर इलाकों के स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। वहीं उत्तरकाशी में भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से यमुनोत्री मंदिर को जोड़ने वाले पुल की दीवार भी कल रात बह गई। यमुनोत्री धाम की तस्वीरें हैं जहां पर तबाही बिखरी पड़ी है। कल रात भारी बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर आई और अपने साथ यमुनोत्री मंदिर को जोड़ने वाले तटबंध भी बहाकर ले गई। यमुनोत्री धाम में पुजारी महासभा के कमरे और स्ट्रीट लाइट भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पानी का वेग कितना तेज था ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। बताया जाता है कि पानी के साथ 3 खच्चर और 1 मोटरसाइकिल भी बह गई। यहाँ पर बने कुछ होटल्स को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसकी कुर्सियां, टेबल, कई अन्य सामान जहां तहां बिखरे पड़े हैं। अब देखिए यमुना नदी के स्नान घाट की तस्वीर, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़े बड़े पत्थर और रेत के मलबे से घाट भर गए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर राम मंदिर पर स्थित रजिस्ट्रेशन केंद्र को भारी नुकसान हुआ है। यमुना नदी के उफान की वजह से NH बड़कोट यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से आवाजाही ठप हो गई है। हनुमान चट्टी, बनास और डाबरकोट के पास यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मलबे को हटाने का काम जारी है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सैलाब से तबाही जारी है। शारदा नदी में कटान की वजह से कई मकान लहरों में समा गए। लहरों की मनमानी, तेज रफ्तार सैलाब, नदी में कटान, नदी में गिरा मकान। तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं। शारदा नदी का रौद्र रूप जिंदगी पर गंभीर संकट बन गया है। शारदा नदी के किनारे बसे 110 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के तटबंधों में लगातार कटाव जारी है, लिहाजा शारदा नदी के किनारे बसे कई गांवों को खाली कराया गया है। घर मकानों से सामान लेकर बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट हुए हैं। लखीमपुर खीरी की एक खौफनाक तस्वीर देखिए, कैसे मकान धीरे धीरे शारदा नदी में समा गया। महज 1.5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा घर बह गया। नदी में कटान की वजह से इस मकान की नींव हिल गई और ये घर नदी में ढह गया। नदी में गिरने के बाद कुछ ही देर में मकान का नामो निशान मिट गया। अब लखीमपुर खीरी का ही ये दूसरा वीडियो देखिए, कैसे धीरे धीरे करके ये मकान नदी में गिर रहा है। मकान गिरने का वीडियो देखकर बाढ़ से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले 24 घंटे में ऐसे कई मकान नदी में बह गए तो कई घरों पर सैलाब का प्रहार संकट बनकर मंडरा रहा है। 25वें करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में युद्ध स्मारक पर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल जंग में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन वीर जांबाज शहीदों को नमन किया जिन्होंने 25 साल पहले पाकिस्तानी सैनिकों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया और द्रास की इन चोटियों पर अपने देश का तिरंगा लहरा दिया। पीएम जब शहीदों को नमन कर रहे थे उस दौरान सेना हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा सलामी दी गई। जंग में शहीद हुए वीर जवानों को देश आज नमन कर रहा है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोगों के नाम अमिट रहते हैं। करगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। शहीदों को नमन करने के बाद पीएम ने लद्दाख में करगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया। पीएम ने करगिल की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर युद्ध के नायकों के परिवारों से मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचाई। तो देखा आपने करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने कैसे करगिल में वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर आज हम आपको एक बेहद खास और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी 1999 में करगिल युद्ध में घायल जवानों से मिलने उधमपुर कमांड हॉस्पिटल गए थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी के साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विजय जोशी भी मौजूद थे। विजय जोशी ने TV9 से खास बातचीत में इस मुलाकात की बेहद खास यादें ताजा की। उन्होंने बताया कि कैसे इस मुलाकात से घायल जवानों में नया जोश, नई ऊर्जा आ गई और क्या कुछ हुआ था उन्हीं की जुबानी सुनी। Kargil war, well, I was the commandant of the command hospital Udhampur. 1999 was the Kargil war. During the thick of Kargil war,
Narendra Modi ji had visited Udhampur, and he went around seeing all the battle casualties. He interacted with each soldier and put them at ease and raised their morale. And he made it a point. He was very focused, and he was very calm and composed, full of josh at the same time. He put the patients at ease. He has the ability, I could see, that everybody could relate to him, and they were relaxed. He inquired about their family, their home, what all can be done, what is their requirement. So it was a very lot of personal touch also. Well, as I said, that is the best part. I mean, it's art. Even during very difficult circumstances, to put everybody at ease, which includes everybody, the sick, wounded, critical patients, to the staff, to everybody. He made them at ease. He could assure them of whatever support they wanted. And that went a long way in sort of raising their manobel, as they say, raising their josh. That was the thing. He came out as a true patriot, and one could see, I mean, patients, even otherwise very bad, their eyes would light up, and they felt very happy to see him. Everybody very happy to see him, actually speaking. Main point is happiness. Even during such difficult times, to be relaxed and happy is a big thing. He was accompanying then Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, because the government team was there, and he very much part of it as an organization, to see the ground reality in terms of the operations, as well as the situation it affects individual soldiers and the support system, that is the army and that is the hospital, how well equipped or bad equipped we are, and how the patients are. So this was to see a personal assessment of the whole situation. Anybody in such difficult situations who comes to battlefield, to assure them of personal empathy, support, is a true Deshbhakt, is a true patriot. और ओलंपिक के उद्घाटन से पहले फ्रांस में उपद्रव हो गया है। पेरिस में हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर हमला हुआ है। अलग अलग ट्रेन नेटवर्क में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। कई रूट की हाई स्पीड ट्रेनों को रोकना पड़ गया है। ट्रेन नेटवर्क को बाधित करने के लिए हमला हुआ।